सर जय हिंद। मेजर जनरल हर्ष चक्कर सर, जय हिंद। शुक्रिया सर, थैंक यू सर। सर विदेश मंत्री एस जयशंकर 2 दिन के ईरान के दौरे पे थे और इस वक्त मिडिल ईस्ट की अगर बात होती है तो ईरान के ऊपर नजरें गड़ जाती हैं, फिर वो कनेक्शन हमास का हो, हुती का हो या फिर हिजबुल्लाह का हो या फिर इस वक्त जो रेड सी में हो रहा है उसको लेकर। पहले मैं भारत के लिहाज से समझना चाहूंगा, विदेश मंत्री 2 दिन के दौरे पे थे। ये दौरा उस वक्त जिस वक्त भारत आ रहे कई शिप पर जो है हुती की तरफ से अटैक किया। ये दौरा उस वक्त हुआ जिस वक्त भारत ईरान के संबंधों में चीन बहुत मजबूती से एंट्री कर चुका है। किस लिहाज से हम इस दौरे को देखें सर? देखो, 2-3 पॉइंट है। ऑफिशियली जो अनाउंस हुआ था वो था कि ये विजिट है बेसिकली रिजॉल्व करने के लिए जो इश्यूज हैं, खासतौर पे चाबहार और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ट्रेड और बाकी चीज़ों के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो ये था ऑफिशियल मैसेज। पर अनऑफिशियली 2-3 चीजें हैं। एक, जैसे आपने बोला, जो हाउतीज का है। याद रखो कि जयशंकर के एकदम जाने से पहले उसकी बात हुई थी यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन से। उसके बाद ये सब मीटिंग फिक्स हुई और मीटिंग के अंदर अगर आप देखो, जयशंकर ने उनके, ठीक है, ट्रेड कॉमर्स ये वो मिनिस्टर्स के साथ मिले। उनकी मीटिंग ऑल्सो हुई उनके फॉरेन मिनिस्टर के साथ और प्रेसिडेंट के साथ। और जब फॉरेन मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुई उसके बाद उन्होंने बोला कि हमें कंसर्न है जो हाउतीज के साथ हो रहा है रेड सी में और जो इंडियन शिप के ऊपर हमला हुआ था इंडियन ओशन में। अब इंडिया ने किसी को ब्लेम नहीं किया है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है इंडियन ओशन के हमले के लिए। पॉसिबली वो मिसाइल लॉन्च हुई, मिसाइल नहीं, वो ड्रोन है, ड्रोन लॉन्च हुआ होगा ईरान से। हाउतीज के लिए तो बहुत दूर है अगर आप इंडियन ओशन में देखो। उनको ये नहीं पॉसिबली पता होगा कि शिप किसकी है, कहाँ आ रही है, क्या है जी, क्योंकि फ्लैग इंडिया का नहीं था। चाहे शिप इंडियन पोर्ट में आ रही है, अब ये लिंक नहीं है कि वो ईरान के इजराइल के साथ लिंक है या कहाँ पे है। तो जो जयशंकर गए होंगे, मेरे ख्याल में ये विजिट के अंदर जो मैटर्स इंडिया को मेनली कंसर्न हो रहे हैं कि वो शिप्स जो इंडिया की तरफ आ रही है वो टारगेट ना हो। दूसरा, उन्होंने ये भी बोला होगा कि भाई अगर हाउतीज कंटिन्यू करेंगे तो वर्ल्ड शिपिंग के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, ऑयल प्राइसेस बढ़ेगा क्योंकि डिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है। अगर शिप्स को अफ्रीका को पूरा करके केप ऑफ गुड होप से अगर घूम के आएंगे और सुएज कैनाल अवॉइड करेंगे तो काफी कॉस्ट बढ़ेगा, वो पूरी दुनिया को इम्पैक्ट करेगा। अगला ये है कि यूएस और यूके रिटेलिएट करेंगे तो फिर यमन के अंदर जो अभी हाउतीज का पीस है और सिविल वॉर नहीं है, वो सिविल वॉर रीस्टार्ट हो जाएगा। तो पॉसिबली ये सब चीजें लेके कन्वे या डिस्कस करने के लिए और एक एमिकेबल सल्यूशन ढूंढने के लिए जयशंकर गए होंगे क्योंकि इंडिया के अपने कंसर्न्स हैं। हमारी शिप से अगर हमारा कॉस्ट बढ़ेगा ऑयल का, पॉपुलेशन को इम्पैक्ट होगा और ये इलेक्शन ईयर है जी। अगला है कि जो इंडियन ओशन में शिप्स है, तो ये सब इश्यूज को एक साथ लेके जयशंकर गए होंगे और उन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया होगा। ठीक है सर, मैं रेड सी के मुद्दे पे भी आऊंगा, अमेरिका वाला एंगल भी मैं समझूंगा आपसे, लेकिन पहले एक सवाल मेरे जहन में और भी है कि अमेरिका ने ईरान पे प्रतिबंध लगाए, भारत ने तेल खरीदना कम कर दिया। अमेरिका ने रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाए, भारत ने तेल खरीदना बढ़ा दिया। इसको लेकर भी ईरान के अंदर एक नाराजगी थी। क्या जयशंकर उस नाराजगी को दूर कर पाए होंगे? और जब भारत ने तेल खरीदना कम किया तो चीन ने वहां से तेल का आयात बढ़ा दिया, तो क्या चीन का भी एक काउंटर वहां पे जरूरी है, चीजों को बैलेंस करना जरूरी था इस यात्रा के दौरान सर? इतना पॉसिबली नहीं होगा क्योंकि हमने उस समय जो आपका पेमेंट सिस्टम था वो डॉलर था। ओके, ठीक है ना, तो डॉलर पेमेंट अगर आप ईरान को करोगे तो इम्पैक्ट उसका आएगा क्योंकि वो आपको ग्लोबल एनीथिंग टू डू विद डॉलर्स के अंदर फर्क पड़ेगा। अब रशिया के साथ जब हम तेल ले रहे थे, हम डॉलर से क्लियर नहीं कर रहे थे, रूपी रूबल एक्सचेंज रेट था।
अब जब रशिया ने बोला कि आप येन पे आ जाओ, तो इंडिया ने रशिया से तेल लेना कम कर दिया और हम वापस चले गए हैं ईरान, सऊदी अरेबिया सबके पास, क्योंकि हम विलिंग है कोई पेमेंट करने में, पर हम येन में नहीं है, वो बिल्कुल चाइनीज करेंसी है। और दूसरी येन नहीं, जो चाइनीज की करेंसी है, येन तो जापानीज है, येन के साथ नहीं प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम था युआन। बेसिकली चाइनीज करेंसी के ठीक साथ। ठीक। अब जो प्रॉब्लम दूसरा जो आ रहा है ईरान के साथ, अगर पेमेंट रूपी रूबल में होगा तो कोई, जी सॉरी, रुपीज में होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक। ये जो डिस्कशन है ये तो पहले भी था, अभी भी हो रहा होगा, ठीक और है। इतना कोई मेजर इशू नहीं है, क्योंकि हम चाबहार पोर्ट, बाकी ट्रेड, बाकी जो मीटिंग्स हैं, अगर आप जी देखो ब्रिक्स के साइडलाइन में पीएम मोदी ईरानियन प्रेसिडेंट को मिले थे। जी बिल्कुल सर। और ये जो हमने तेल प्रिक्योर करने से थोड़े टाइम पहले जो पुराने ईरानियन प्रेसिडेंट थे वो इंडिया आए थे, और थ्रू जी आउट हम लोगों की इंटरेक्शन चल रहा है, तो ये एक इतना मेजर इश्यू नहीं हुआ। नहीं हो सकता। चलिए एक चीज और, जैसा आपने भी जिक्र किया कि एंटोनी ब्लिंकन और विदेश मंत्री एस जयशंकर की बातचीत हुई थी ईरान जाने से पहले। इस वक्त हम देख रहे हैं कि ईरान ने इराक में भी मोसाद सेंटर पे कहें या अमेरिका के जहां पे सैनिक हैं उसके आसपास स्ट्राइक की, नुकसान भी हुआ। सीरिया के अंदर भी हमने कुछ ऐसा ही देखा। और जिस प्रकार से जो बाइडेन ने कहा हुती के ऊपर अटैक करके कि ये तेहरान के लिए एक मैसेज है, तो क्या जयशंकर को भी एक मैसेज के तौर पर अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि ईरान को समझा दीजिए, नहीं तो हम तेहरान तक पहुंच रहे हैं? कितनी पॉसिबिलिटीज की हो सकती है सर? देखो, यूएस तेहरान तक नहीं जाएगा, उनको पता है कि अगर तेहरान तक गया पूरा मिडिल ईस्ट आग में उड़ जाएगा। यूएस टारगेट करेगा ईरानियन प्रॉक्सीज को। ओके। ईरान डायरेक्टली हमला नहीं कर रहा है यूएस के ऊपर, तो जी यूएस ईरान को टारगेट नहीं कर सकता। ईरानियन प्रॉक्सीज हमला कर रहे हैं, उनको यूएस टारगेट करेगा, और वो डेफिनेटली टारगेटिंग के बाद ही जयशंकर गए थे। तो हो जी सकता है कि कोई मैसेज गया होगा कि ये अभी अटैक्स बढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि पॉसिबली ये बिल्कुल। बढ़ाएंगे अटैक्स यमन के अंदर खास तौर पे। तो यमन के अंदर जो सिविल वॉर अभी बंद है वो रीस्टार्ट हो जाएगा, और उसमें जी फिर हाउथीज का कहानी अलग होगा। अब ओके। हाउथीज और सऊदी अरेबिया के बीच में पीस है, तो हाउथीज फ्री हैं अब यूएस की तरफ टारगेट करने के लिए। दूसरा, हाउथीज कमर्शियल शिपिंग को टारगेट कर रहे हैं, यूएस नेवी को नहीं। पर अगर यूएस नेवी की तरफ भी टारगेटिंग शुरू हुई तो प्रॉब्लम पड़ेगा। ओके। और कल ही और आज का ही रिपोर्ट है कि यूएस के जो सील्स हैं, उन्होंने एक जी शिप को ब्लॉक किया जो मिसाइल के स्पेयर पार्ट्स ओके। यमन में ले जा रहे थे हाउतीज के लिए ईरान से। उन्होंने ओके उसको ब्लॉक किया, उसके अंदर सील्स का भी दो सील्स मिसिंग गए हैं, पर ये भी बिल्कुल है। सर। तो उसको बेसिकली वार्निंग आ रही होगी कि आप हाउतीज को मत प्रोवाइड करें, नहीं तो आपके ऊपर ज्यादा सैंक्शंस लग जाएंगी और कार्रवाई होगी। पर मिलिट्री असॉल्ट अगर ईरान पे यूएस करेगा तो यूएस अपने आप को खोल देगा ऑफिशियल मिलिट्री एक्शन के लिए, और पूरा मैं बेस्ट क्योंकि में होगा वो इसके पीछे यूएस। मेरा पॉइंट है सर। जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ उसके पीछे मेरा तर्क ये है कि अ, ईरान परमाणु कार्यक्रम के बहुत नजदीक है। कहा जा रहा है कि 80% उसका कार्यक्रम जो है कंप्लीट हो चुका है, 20% बाकी है। मैं नहीं जानता खबरों में कितनी सच्चाई है, लेकिन अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता है तो वो सीधे तौर पर अमेरिका और इजराइल के लिए एक बड़ा चैलेंज है। रूस की पावर को कम करने के बाद क्या इस वक्त जो बाइडेन या अमेरिका ये नहीं सोच रहा है कि ईरान को हुती के बहाने, हिजबुल्लाह हमास के बहाने अब रोक दिया जाए? क्योंकि अगर अगर ईरान बना लेता है तो एक बड़ा चैलेंज हो जाएगा सर इजराइल अमेरिका के लिए। कोई शक सर नहीं है, पर अगर यूएस कोशिश करेगा, देखो, न्यूक्लियर वेपन एक है, कैपेबिलिटी ठीक। मिसाइल्स की कितना टारगेट करेगी, कितना एक्यूरेसी, उनको ये भी पता है कि अगर ईरान एक मिसाइल लॉन्च करेगी तो ईरान को भ्रष्ट करने में टाइम नहीं लगेगा। ओके सर। दूसरी बात, अगर ईरान बेसिकली जो भी न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करता है
वो डेवलप करता है अपने आप को इंश्योर करने के लिए कि हम सेफ हैं। ठीक। नॉर्थ कोरिया ने किया हुआ है, पाकिस्तान ने किया है कि भाई इंडिया अगर हमला भी करेगा पाकिस्तान को खत्म नहीं कर सकता। नॉर्थ कोरिया ने ये इंश्योर किया कि हमारे ऊपर अगर हमला करेगा तो हम न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करेंगे। तो न्यूक्लियर मिसाइल्स एक देश को प्रोटेक्ट करती है, और वो बेसिकली उसके लिए है कि कोई हमारे ऊपर ये ना करे और हम लोगों को वाइप ऑफ ना करे। जो रेजीम करंटली है वो रेजीम रहेगी। नॉर्थ कोरिया रेजीम को किसी ने हाथ नहीं लगाया न्यूक्लियर वेपन्स के कारण। एक बार ईरान में आ जाएगा तो जो ईरान का करंट गवर्नमेंट सिस्टम है कोई उसको हाथ नहीं लगा सकेगा बाहर से। ठीक है, अगर अंदर से कुछ भड़केगा वो बात अलग है, बाहर से कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये कारण है कि न्यूक्लियर वेपन्स का, ना कि, और दूसरा है कि ना इजराइल उसके ऊपर अटैक करेगा ना यूएस का। पर अगर आपने इसके ऊपर अभी इस हालत में डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी, जो आफ्टर इफेक्ट्स होगा, जो जहां तक पहुंच चुके हैं, आप सोचिए कि लोकल पॉपुलेशन पे क्या इफेक्ट होगा। तो ऑटोमेटिकली फिर पूरा वेस्ट एशिया एक ऐसी हालात में आएगी जिसको कंट्रोल करना मुश्किल पड़ेगा।